बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर बुधवार देर रात करीब 2:30 बजे मुंबई में खार स्थित उनके घर पर चाकू से हमला किया गया। सैफ के गले, पीठ, हाथ, सिर पर चाकू लगा है। सैफ को रात 3:30 बजे लीलावती हॉस्पिटल लाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। लीलावती अस्पताल के सीओडी डॉक्टर नीरज उत्तमानी का कहना है कि सैफ को 6 बार चाकू घोंपा गया। उनमें से 2 घाव गहरे हैं, एक घाव रीढ़ की हड्डी के पास लगा है। डॉक्टर लीना और डॉक्टर नितिन डांगे सैफ का इलाज कर रहे हैं। सैफ की टीम के ऑफिशियल बयान में बताया गया कि सैफ अली खान के घर पर चोरी की कोशिश की गई। हमले में सैफ के घर का एक कर्मचारी भी जख्मी हुआ है। हम मीडिया और प्रशंसकों से अनुरोध करते हैं कि वह ऐसे सिचुएशन में हमें सपोर्ट करें। ये पुलिस का मामला है, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वहीं डीसीपी दीक्षित गेदाम ने बताया कि सैफ अली खान खार के फॉर्च्यून हाइट्स में रहते हैं। कल देर रात एक व्यक्ति सैफ के घर में घुस गया और उनकी मेट से बहस की। जब एक्टर ने उस व्यक्ति को शांत करने की कोशिश की तो उसने सैफ पर हमला किया और इस हमले में वे घायल हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएस मुंबई। क्यों हड़ताल हो रही है? पता नहीं, तुम्हें पता नहीं, हमें पता है। क्या कट्टर होता है? कौन नहीं सुनते? कोई दादागिरी नहीं करते बैठते, जो जा रहा है सारे तुम आ जाएंगे। करता क्या 3 दिन का करता चला जाएगा सारा करता। ये क्या मुद्दा क्या है? ये कोई मार्चा लेट हो जाए, कोई शिक्षिका लेट हो जाती है, कोई कारण है, कोई बच्चे बीमार हैं, कोई गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, तो फिर चलो मैं अभी आता हूँ, मैं वही आ रहा हूँ। तुम कानून नहीं है, तुम तो लो यार, तुम कोई मास्टर लेट हो गया, कोई शिक्षक लेट हो गया, गाड़ी। नेता कैसा हो? हमारा नेता कैसा हो? बिहार शिक्षा विभाग अपने अजब गजब कारनामे के चलते हमेशा सुर्खियों में रहता है, जिस वजह से हमेशा मजाक का शिकार बन जाता है। लेकिन इस बार बड़ा कांड हो गया। शिक्षा विभाग ने एक पुरुष शिक्षक को गर्भवती बना दिया। इतना ही नहीं, मैटरनिटी लीव भी दे दी। मामला सामने आने के बाद अब जार कोई बिहार शिक्षा विभाग और टीचर का मजाक उड़ रहा है। दरअसल यह मामला वैशाली जिले के हाजीपुर महुआ प्रखंड क्षेत्र के उच्च विद्यालय हसनपुर औस्ती का है। यहाँ पर बीपीएससी टीचर जितेंद्र कुमार सिंह तैनात हैं। बीपीएससी टीचर जितेंद्र कुमार सिंह को शिक्षा विभाग की तरफ से गर्भवती बताया गया। न केवल टीचर को गर्भवती बताया गया, बल्कि शिक्षा विभाग के पोर्टल ई शिक्षा कोश पर जितेंद्र कुमार सिंह को मैटरनिटी लीव दिया गया है। उन्हें कई दिनों की छुट्टी दी गई है। आधिकारिक वेबसाइट पर हुआ अपलोड। शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट ई शिक्षा कोश के अनुसार शिक्षक जितेंद्र कुमार सिंह प्रेग्नेंट है और छुट्टी पर है। इसका खुलासा ई शिक्षा कोश पोर्टल से ही हुआ है, जिसमें टीचर जितेंद्र कुमार सिंह प्रेग्नेंट बताकर मैटरनिटी लीव दी गई है। वहीं इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर यूजर खूब ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने कहा, यही पुरुष सशक्तिकरण जरूरी है, तो वहीं दूसरे ने कहा, सुशासन बहुत ज्यादा, प्रगति तो न कर लिया भैया। शिक्षा विभाग ने मानी गलती। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग और अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। जब जांच की गई तो पता चला कि विभाग की गड़बड़ी से पोर्टल पर यह गलती हुई है। प्रखंड शिक्षा अधिकारी अर्चना कुमारी ने बताया कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से यह गलती हुई है। पुरुष टीचर को इस तरीके की छुट्टी नहीं दिया जाता है। स्कूल में महिला और पुरुष शिक्षक दोनों हैं। एंट्री के दौरान मैटरनिटी लीव दर्ज हो गया, जिसे सुधार लिया जाएगा। वो लगता है कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो अंकित हो गया है, उसको सुधारा जा सकता है। जी जी। तो ये मैटरनिटी लीव जो छुट्टी जो होता है मैडम, वो किनको मिलना होता है? मैटरनिटी लीव मिलता है, महिलाओं को मिलता है जी।
पुरुष को भी 15 दिन का छुट्टी मिलता है, लेकिन उसमें मैटरनिटी अंकित हो गया है। ये टेक्निकल प्रॉब्लम है। नहीं, जैसे पुरुष को मिलता है तो किस तरीके का हाँ, छुट्टी? 15 दिन का वो मिलता है। तो ये बच्चे की देखभाल के लिए 15 दिन का छुट्टी मिलता है। उसमें उस छुट्टी को क्या कहते हैं? पितृत्व अवकाश बोलते हैं जी। और ये जो मैटरनिटी वाला है, मातृका अवकाश जी, तो ये महिलाओं के लिए है। महिलाओं के लिए। लेकिन पुरुष को मिल गया और ये वेबसाइट पे जो दिख रहा है विभाग में, मतलब बताया ना एक बार की टेक्निकल प्रॉब्लम होगा। जैसे आज भी हमको देखने के लिए मिला है कि महिलाओं के द्वारा जो स्पेशल सीएल लिया गया है, जो कि आज के डेट में वो ईएल दिख रहा है। जी जी जी। तो वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। एसपी ऑफिस में पदस्थ राजेंद्र सिंह बैंक की गार्ड के साथ की मारपीट। भिंड में फिर एक बार दिखा पुलिस का जलवा। पुलिसकर्मी ने बैंक के गार्ड के साथ में की मारपीट। घायल राजवीर सिंह का 3 जगह से टूटा पैर। डॉक्टर ने घायल को ग्वालियर किया रेफर। दरअसल मामला भिंड कलेक्ट्रेट का है। एसबीआई बैंक में राजवीर सिंह गार्ड का काम करते हैं। कल दिनांक को राजेंद्र सिंह, जो कि भिंड एसपी ऑफिस में पदस्थ है, कल दिनांक को शाम लगभग 4:15 पर राजेंद्र सिंह भदौरिया एसबीआई बैंक पहुंचे और उन्होंने गार्ड से गेट खुलवाने के लिए कहा। गेट पर पदस्थ राजवीर सिंह ने राजेंद्र सिंह से कहा कि आप टाइम खत्म हो चुका है, अब आप बैंक के अंदर नहीं जा सकते। तो राजेंद्र सिंह बोले, मुझे आज ही काम करवाना है। गार्ड ने राजेंद्र सिंह को रोकने का प्रयास किया तो राजेंद्र सिंह ने गार्ड के मुंह पर पंच मार दी। गार्ड वहीं मौके पर घायल हो गया और गिर पड़ा। राजेंद्र सिंह ने इस कदर से गार्ड की मारपीट की कि गार्ड का 3 जगह से पैर हुआ फ्रैक्चर। बैंक मैनेजर और सभी अधिकारियों ने मिलकर घायल को पुलिस की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। आज सुबह डॉक्टर राजवीर सिंह को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया। राजेश सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार भिंड पुलिस अधीक्षक असित यादव ने राजेंद्र सिंह को तत्काल पद से हटाया और संबंधित अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं। वहीं देहात थाना प्रभारी मामले की बारीकी से जांच कर रहे हैं। मैं गेट पे खड़ा था, 4 बजे के बाद की बात है। मेरा नाम राजवीर सिंह भदौरिया और लार रोड भिंड एसबीआई बैंक। तो एक व्यक्ति आया, उसने बोला गेट खोलिए। जब 4 बजे का 10 मिनट हो गए और 15 मिनट हो गए हो, जैसे हमने देखा नहीं गाड़ी, तो बोले गेट खोलिए। हमने सर गेट अभी नहीं खुलेगा, आपको जो काम है कल लाना, प्लीज़ कल होगा काम। बोले नहीं, मैं तो अभी कराई। अबरता से बहुत बुरी गाली दी उसने, गाली दी। तब तक एक कस्टमर बोला कि सर मेरे को निकालो बाहर। तो हमने बाहर निकाला, गेट खोला हमने, और खोलते ही मैंने हमारे पंच मार दिए सर। ऐसा पंच मार के फिर बाहर आए, फिर बाहर हमने पटक लिए, दूसरा कर दिया। आपके काफी चोटें लगी हुई हैं? 3 जगह से क्रैक है सर हमारा। किससे मारपीट हुई है? डंडा लाठी कुछ था क्या उसके? बॉक्सिंग से उसने हमें दिया पहले, और फिर हम गिर पड़े। फिर मेरे को ये पता नहीं चला कि ये किसने मारा, कैसे मारा। आरोपी कौन है आप जानते हैं? राजेंद्र सिंह भदौरिया, बड़े गाँव। ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। सदियों की प्रतीक्षा के बाद, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये संकल्प हम सदियों से दोहराते आए। उसी संकल्प को राम मंदिर के रूप में साक्षात आकार मिला है। तुझसे ही तो है शक्ति मेरी रामा। ये मंदिर मात्र एक देव मंदिर नहीं है, ये भारत की दृष्टि का, भारत के दर्शन का, भारत के दिग्दर्शन का मंदिर है। तुझ में ही तो है भक्ति मेरी, तुझसे ही तो है शक्ति मेरी। ये राम के रूप में राष्ट्र चेतना का मंदिर है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। राम जय राम, राम जय राजा राम, राम राम जय राम।
कबीर सिखाता है कि अगर लक्ष्य सत्य प्रमाणित हो, सामूहिकता और संगठित शक्ति से जन्मा हो, तब उस लक्ष्य को प्राप्त करना असंभव नहीं है। गुलामी की मानसिकता को तोड़कर उठ खड़ा हो राष्ट्र, अतीत के हर दंश से हौसला लेता हुआ राष्ट्र ऐसे ही नव इतिहास का सृजन करता है। सियावर रामचंद्र की जय। प्यार से, बड़े ही स्नेह से ये भाव देखिए ना, जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र को कैसे वो श्रेष्ठतम लगे उसको ध्यान में रखते हुए उसकी सज्जा करती है। भगवान तो स्वयं मोहक हैं, स्वयं सज्जित हैं, उनकी क्या सज्जा करना। लेकिन ये भाव होते हैं हमारे आपके जो प्रतिनिधित्व करते हुए अर्चक इस समय भगवान के श्रृंगार में लगे हैं, उन्हें आभूषण धारण करा रहे हैं। आज एक बार पुनः विशिष्ट अवसर है तो पीले रंग की धोती पहनी है और ये वो वस्त्र हैं, ये कमरबंद देखिए जिसे तगड़ी कहते हैं, रत्न जड़ित है। इसमें 5 सुंदर छोटी छोटी घंटियां भी लगी हुई हैं। भगवान ये जो बड़ा हार पहने हुए हैं, इसके मध्य में सूर्य देव का प्रतीक बना हुआ है और दाहिनी तरफ मोतियों की लड़ियां भी दिखेंगी। भगवान धीरे धीरे अपने सभी आभूषणों को धारण कर रहे हैं और इन आभूषणों में हीरा, पन्ना, बहुमूल्य माणिक्य लगे हुए हैं। भगवान ने वो मंगल तिलक भी धारण कर लिया है जो 16 ग्राम का है और भगवान के माथे पर लग रहा है। इसमें माणिक और हीरे जड़े हुए हैं और मध्य में एक सुंदर सा एक हीरा लगा हुआ है जो उसकी अलौकिक आभा को द्विगुणित कर रहा है। और अब भगवान के मुकुट को धारण कराने की तैयारियां आरंभ हो रही हैं। देश दीपक जी, प्रभु के इस रूप के दर्शन कर बस स्मृति हो आ रही वो पंक्तियां कि काम कोट छबे श्याम शरीरा, नील कंज वारिद गंभीरा। ऐसा लग रहा है जैसे जैसे करोड़ों काम देवों की शोभा बस इसी एक विग्रह में तो उतर आई है। ऐसा आकर्षण, ऐसा सम्मोहन, ये आस्था का सौदा है, ये विश्वास का मामला है, इसमें किंचित संदेह नहीं है। ये सरसिज लोचन बाहु विशाला और जटा मुकुट सिर उर बरमाला। अभी ये जो बना हुआ मुकुट दिख रहा है, अभी तो वास्तविक मुकुट सुसज्जित किया जाएगा। और देखिए बस ये मुकुट आ गया आपके सामने। अब इसके इस रूप के दर्शन करके कौन ना निहाल हो जाएगा, कौन ना भाव विभोर हो जाएगा कि कमल स्वदश नेत्र और विशाल भुजाओं वाले हैं हमारे प्रभु श्री राम। और भुज प्रलंब कंजारन लोचन श्यामल गात पुनत भय मोचन। ये भय का मोचन करने वाला दृश्य है। इस दिव्य रूप के दर्शन करने मात्र से इस लौकिक जगत के जितने भी भय हैं, उसके जितने भी प्रकार हो सकते हैं, उन सभी भयों का नाश सुनिश्चित है। ये दर्शन आहा आनंदित करने वाले दृश्य हैं। ये सारे ही भक्तगण इस समय भाव विभोर होकर के आनंद उठा रहे हैं इन अलौकिक दृश्यों का। जैसे इस धरा पर कहीं कोई और लोग उतर आया हो, कुछ ऐसा ही दृश्य गर्भगृह के अंदर दिखाई पड़ रहा है इस समय का। प्रभु का श्रृंगार अब पूर्णता की ओर है। परमात्मा ने जो स्वर्ण मुकुट धारण किया है, इसमें बहुमूल्य हीरे, पन्ने और माणिक्य तो लगे ही हैं। इसके मध्य में सूर्य देव का प्रतीक एक लाल रंग का माणिक्य भी स्थापित है और दाहिनी तरफ आप देख रहे हैं मोतियों की लड़ी लटक रही है, 5 मोतियों की। ये बड़ा वाला कंठाहार जो इनके नाभि तक जा रहा है, वो देखिए। कानों में जो कुंडल पहने हैं वो मयूर की आकृति के हैं और
अन्यथा ना होगा कहना। इसमें भी सुंदर हीरे और माणिक्यों से उसे सुशोभित किया गया है। मयूर हमारे यहाँ सौभाग्य और मंगल के प्रतीक हैं, इसीलिए उसे मयूर की आकृति में बनाया गया है। और कुंडलों को आप देखें तो मुकुट के साथ मेल खाते हुए बनाए हैं, यानी भगवान की रुचि का पूरा ध्यान रखते हुए उनके श्रृंगार और उनके आभूषणों का निर्माण किया गया है, जो पूर्णता में। इस बीच भगवान ने लगभग समस्त आभूषण धारण कर लिए हैं। गुलबंद में चमकता हुआ उनका वो हीरा हो, माथे पर लगा हुआ वो हीरा हो, या फिर ऊपर सूर्य के प्रतीक के रूप में माणिक्य हो, वो सब कुछ आज अपनी उस प्रतिभा, उस चमक को विहीन पा रहे हैं। भगवान के हाथ में देखिए स्वर्ण जड़ित कंगन हैं, और ये सारे हीरे माणिक्य अगर शोभा पा रहे हैं तो भगवान के मुख से निकलती हुई जो आभा है उसके समक्ष फीके हैं, क्योंकि परमात्मा की सौम्यता, उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद और आंखों से बरसता स्नेह सभी को रोमांचित कर दे रहा है। और वो रोमांच अनुभव ही किया जा सकता है जैसे हम सब यहाँ बैठकर कर रहे हैं। और इसी रूप के दर्शन करके ही तो उस कालखंड में प्रभु श्री राम के दर्शन करके वो सब वहाँ जितने लोग इर्द गिर्द उपस्थित थे वो कह उठे होंगे कि करे आरती निबछावर करही, कि बार बार शिशु चरण ही परही, मगध सूत बदिगण गायक, पावन गुण गावई रघुनायक। ये पावन गुण है रघुनाथ के, जिनका बखान हम और देश दीपक जी आपके समक्ष कर रहे हैं। ये पावन गुण ही तो है प्रभु श्री राम के, जिन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक सूत्र में जोड़ रखा है हमारे देश को। ये पावन गुण ही है प्रभु श्री राम के, कि उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम के सर्वोच्च आसन पर उन्हें विराजमान कर रखा है। ये पावन गुण ही है भगवान श्री राम के, जिनके दर्शन इस विग्रह में हम सब कर रहे हैं। अब पूर्ण सज धज के साथ प्रभु तैयार हैं और पूर्णता की ओर प्रभु का श्रृंगार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। अब कुछ ही क्षणों में हम इस बात का कह लीजिए अंदाज लगा सकते हैं कि कुछ ही देर में अब हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होने वाला है, और उनके आगमन के साथ ही आरती का उपक्रम प्रारंभ होगा। ये सुंदर छवि, ये वो स्वरूप है जो हम सब बार बार देखते हैं, और जैसा कि कहते हैं कि तृप्त कर देने की क्षमता सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा श्री राम में है। तो वो तृप्ति का एहसास करने के लिए ये सुंदर पुष्पों की माला, जिसमें नारंगी रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है, श्वेत रंग है, वो सब कुछ उन्होंने धारण करके अब अपने दिव्यतम रूप में आए, कंधे पर बच्चों को बैठाए हुए, हाथ जुड़े हुए हैं, आंखें भाषा बोल रही हैं। ग्रामीण अंचलों से आए हुए श्रद्धालुओं का भक्तिभाव शायद अपनी पराकाष्ठा पे है, सर्वोच्च उपक्रम पे है, कि आज जिस तरह से वो अपने परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे हैं, धन्य हो रहे हैं। उनको लिए किसी शब्दों की आवश्यकता नहीं है। ये जो श्रद्धालुओं की एक थोड़ी देर के लिए, सिर्फ कुछ क्षणों के लिए, दर्शनों के लिए कहें, थोड़ी सी देर के लिए रोक दिया गया था जब आभूषण कर रहे थे, और देख रहे हैं आप पीछे एक जनसमूह मानो एकत्र हो गया है। लेकिन इतनी सुंदर व्यवस्था है कि अति शीघ्र ये पुनः चलायमान हो जाएंगे, क्योंकि ट्रस्ट की तरफ से दर्शनों के लिए इतनी व्यवस्थित ढंग से की गई है दर्शन की व्यवस्था, कि श्रद्धालु यहाँ आते हैं, मुख्य भवन में प्रवेश करते हैं, एक थोड़ा सा प्रांगण मिलता है, 30-32 सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सिंह द्वार है, सिंह द्वार में प्रवेश करते ही एक गलियारा, जिस मंडप को पार करते ही सामने उनको दर्शन होने लगते हैं। और जैसे धीरे 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 बढ़ते हैं, नज़दीक जाते हैं, और नज़दीक जाकर एक तृप्ति का एहसास होता है और बाईं तरफ निकास द्वार से निकल जाते हैं। ये एक सुंदर, ये अच्छी एक दर्शन की व्यवस्था है। ये बार बार कहना इसलिए बनता है
कि जो यहाँ आते हैं उन्हें इस बात का एहसास होता है कि कितने सुलभ हैं हमारे रामलला अपने दर्शकों के लिए, मानो वो स्वयं आपसे ज़्यादा व्यग्र और उत्सुक हैं आपके दर्शन के लिए। भक्त और भगवान के बीच के सुंदर संबंधों का निरूपण, प्रतिपादन, प्रतिस्थापना यदि कहीं देखनी है या यदि कहीं देखी जा सकती है साक्षात, तो शायद श्री राम जी के मंदिर में ही। एक नहीं अनेक उदाहरण इसके मिलेंगे, चाहे माता शबरी का उदाहरण हो या देवी अहिल्या का। प्रभु श्री राम अपने भक्तों के लिए उसके द्वार तक जाते हैं। प्रभु प्रतीक्षा नहीं करते कि तुम तपस्या करके हम तक पहुंचने का प्रयास करो। अगर व्यग्रता है प्रभु श्री राम के प्रति आपके हृदय में, अगर उत्कंठा है प्रभु श्री राम के लिए आपके मन में, तो निश्चय ही आपके द्वार तक प्रभु श्री राम के चरण पड़ेंगे। यही विशेषता है प्रभु श्री राम के चरित्र की। प्रभु श्री राम सर्व सुलभ है और इसी रूप के दर्शन जो अभी स्क्रीन पर हम देख रहे थे, सजा धजा सा रूप, ये देखिए क्या कहना है, हा आनंदित करने वाला ये रूप। इसी रूप के दर्शन करके तो कहे उठी होंगी वहाँ सारी दासियां और सारी रानियां जो उस समय उपस्थित थी महल में कि ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया और केला के उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोद लेत दशरथ की रनिया, ठुमुक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया। तो अभी तो फिलहाल यहाँ पे मंत्रोच्चार गुंजायमान है। निश्चय ही कभी इसी अयोध्यापुरी में ठुमुक के चले होंगे हमारे प्रभु श्री राम अपने बाल रूप में, राम लला के रूप में, तो पैजनिया निश्चित ही बचती रही होंगी। ये वो पवित्र धरा है। अयोध्या धाम निश्चय ही वो नाम है जो प्रभु श्री राम के नाम के साथ ही जुड़ा है। और अब आज की अयोध्या हमने देखा नहीं, त्रेता काल की अयोध्या का क्या रूप रहा होगा हम नहीं जानते, उस कालखंड में क्या क्या स्थितियां हुआ करती थी। किंतु आज के परिवेश में जितना हम लोगों ने देखा है, जाना है, समझा है, मात्र 2 से 4-5 वर्ष के अंतराल में परिवर्तन, और ऐसा परिवर्तन ये इस बात के दृढ़ संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले और 5 वर्ष जो होंगे तो निश्चय ही अयोध्या का दर्शन करना परम सौभाग्य का विषय होगा, क्योंकि ये नगरी निश्चय उसी दिशा की तरफ जा रही है। और जितने भी हमारे कर्णधार हैं आज देश के, उन सबकी ये जिजीविषा है, उनकी ये कहीं ये इच्छा है कि द्वापर त्रेता काल का ही दृश्य उपस्थित हो जाए आज की अयोध्या में। और इसके हेतुक जो प्रयास किए जाने चाहिए, जो उपक्रम किए जाने चाहिए, वो सब संपादित किए जा रहे हैं, वो सब संचालित किए जा रहे हैं, उन सभी को परिणाम दिया जा रहा है। प्रतिष्ठा द्वादशी 2025 ये तिथि निश्चय ही सनातन सभ्यता के ऐसे पृष्ठ पर अंकित होगी जो पुनर्स्थापना का जय घोष करने वाला होगा। भारत को पुनः जगत गुरु की पदवी पर आसीन करने का जो उपक्रम होगा, उसकी शंख ध्वनि यहीं से, इसी अयोध्या के श्री राम मंदिर से हो चुकी है। मन से जो भजता तुम्हें सारे दुख तर जाए, राम तुम्हारे नाम से पत्थर भी तर जाए। दशरथ सुत तो बन गए जग में ले अवतार, वरना तो श्री राम स्वयं ही जगदाधार। संपूर्ण जगत के जो आधार हैं, संपूर्ण मानवता जिनसे आलोकित होती है, पथ प्रदर्शित करते हैं, वो मनुष्यता के लिए ऐसे प्रभु श्री राम बाल रूप में विराजमान हैं। और अब महाभिषेक के बाद, संपूर्ण श्रृंगार के बाद, वो अपनी दिव्यता और अपनी भव्यता के साथ, अपनी करुणा, अपनी कृपा के साथ, ये आह्लाद चेहरों पे है। आप इनसे देख लीजिए कि परमात्मा से उनकी नज़रें जब मिलती हैं तो भाव सारे स्वयं उन तक पहुंच जाते हैं। और यही कामना लेकर तो आते हैं लोग यहाँ पर, क्योंकि परमात्मा से यहाँ मांगने या अपनी पीड़ा, अपने दुख को कहने
जय श्री काशी विश्वनाथ। काशी विश्वनाथ एक ऐसा मंदिर जहां साक्षात बसते हैं महादेव। हिंदू धर्म में शिव की नगरी काशी सबसे पवित्र स्थानों में से एक है। मान्यता है कि भगवान शिव के त्रिशूल पर काशी नगरी विराजमान है। काशी, वाराणसी या बनारस जैसे विभिन्न नामों से प्रसिद्ध इस नगरी के बारे में शिव पुराण में भी उल्लेख मिलता है। मान्यता है कि जब तक काशी नगरी है, उसमें भगवान भोलेनाथ विराजमान है, तब तक सृष्टि का अंत नहीं होगा। यहाँ बाबा विश्वनाथ के 2 मंदिर सबसे बेहद खास है। पहला विश्वनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंगों में 9वां स्थान रखता है, तो वहीं दूसरा, जिसे नया विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है, बाबा विश्वनाथ भक्तों के सभी कष्टों को हरने वाले माने जाते हैं। कहा जाता है कि बाबा विश्वनाथ दर्शन मात्र से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। यदि कोई भक्त बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाता है तो उसे जन्म जन्मांतर के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही बाबा का आशीर्वाद अपने भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोल देता है। भिंड से खबर, जहां 2 पक्षों के बीच गोलीबारी का मामला। एसपी असित यादव पहुंचे घटनास्थल पर। घटनास्थल का किया मौका मुआयना। गोली लगने से एक युवक की हुई थी मौत, एक घायल। 2 गाड़ियों में हुई थी तोड़फोड़। गांव में फैला तनाव। शहरुला गांव में हुई थी घटना। मालनपुर थाना क्षेत्र में हुई थी घटना। तो उनका जो जी 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 इधर जी जी ठीक ले लो, यहीं से निकलेगा ना 15-16 फुट के कार, वो 15-16 कहाँ से वो दूर है तो ठीक है, इधर टच मत करो, तो फोटो खींचो बाद में उठा और यहीं पे इधर ही किस जगह लगी है शॉट का बॉडी है सर, ब्लड ये लगी। अच्छा ठीक है, आज कहाँ पे चलो पोस्टमार्टम करो तो पैनल से करो। तो वो लोग इधर बैठ के कुर्सी डालेंगे, कुर्सियाँ डालिए, कौन यही लोग? हाँ ये लोग कुर्सी सामने।
ठीक। और गाड़ी वहाँ से कितनी खड़ी हुई वो उधर है। हाँ वो ऐसा आया और ये वाला ऐसा आया। फूस के जाजे का पूरा निवासी हिमांशु पवैया ने कलेक्टर को आवेदन देकर चंबल नदी के पुल से वहां निकलने पर रोक लगाने की मांग की है। इस आवेदन में कहा गया है कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश को जोड़ने वाला चंबल नदी पर बना पुल लगभग 70 वर्ष पुराना है। ये पुल कई बार क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल के पिलर क्रमांक 6 की बेरिंग टूट चुकी है, जिसकी मरम्मत कराकर जानबूझकर चोरी छिपके भारी वाहन चलाए जा रहे हैं, जिससे किसी भी दिन बड़ी दुर्घटना हो सकती है और जान माल की भारी क्षति हो सकती है। राज्य सरकार के मानकों के अनुसार एक पुल की औसत आयु 50 वर्ष आंकी गई है। इस क्रम में उपरोक्त पुल की कई बार जांच भी हो चुकी है। कई बार प्रमुख समाचार पत्रों के माध्यम से खबरें प्रकाशित की गई है, जिसके उपरांत पुल पर कुछ आवागमन में कमी आई, परंतु पूर्ण रूप से भारी वाहनों का आवागमन बंद नहीं हुआ है। आवेदन के माध्यम से जनहित में तत्काल इस पुल पर भारी वाहनों को रुकवाकर सिर्फ पैदल यात्रियों के आवागमन की अनुमति लेकर तत्काल राज्य सरकार के माध्यम से इस पुल का निर्माण कराने हेतु संबंधित विभाग को निर्देश जारी कराने की मांग की गई है। आनंद सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट, संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम एमपी के पुल पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग भी हैं, उनसे हम बात करेंगे कि पुल का पुनः निर्माण होकर फिर से चालू कर दिया गया है। अगर इस पे ज्यादा वाहन जो निकलेंगे, भारी क्षतिग्रस्त वाहन अगर निकलेंगे, बड़े वजन लेके निकलेंगे, तो फिर पुल का क्या होगा। जी, मेरे साथ तो लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। पवैया कॉलोनी में यहाँ से 1 किलोमीटर आना पड़ता है। जी, कहाँ निवास कहाँ है आपका? मेरा निवास फूसी है। जी, पुल यहाँ से भारी क्षतिग्रस्त वाहन निकलेंगे तो उससे फिर पुल का क्या होगा? पुल का सबसे बड़ा इफेक्ट तो ये पड़ेगा, आप देख रहे हो पहले बंद कर दिया गया था, मतलब लोड वाहन के लिए रोक लगा दी थी, अब फिर से चालू कर दिया गया है। और देख रहा, अगर ऐसे लोड वाहन निकलते रहेंगे तो इससे ज्यादा हम लोगों को बहुत दिक्कत आती है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि निकलते रहते हैं वाहन तो पुल में कोई दिक्कत आ जाती, क्रैक आ जाती, फिर रोक लगा दी जाती है कि पुल की मरम्मत हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फिर हम लोगों को दिक्कत आती है, सफर करने में बाहर नहीं निकलते हैं, रोक लगा दी। एक प्रॉब्लम हो तो बताएं, न जाने कितनी सारी प्रॉब्लम है। क्या होना चाहिए, मतलब पुल पर क्षतिग्रस्त वाहन निकलेंगे तो पुल पर रोक लगाना चाहिए? नहीं तो इस हाईवे पे ये वाहन निकलने नहीं चाहिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा। और दूसरा हाईवे वहाँ से भी निकाल सकते हैं या दूसरे बनवा दिया जाए, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल हमें बहुत दिक्कत आती है। गरीब लोगों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, फिर रोक लगा दी जाती है, वाहन नहीं निकलते, फिर आने जाने में दिक्कत होती है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं भिंड के, उनसे हम बातचीत करेंगे। सब एक बार आप बताएं थोड़ा, अगर पुल से बाहर निकलते हैं तो क्या स्थिति आएगी? ओवरलोड पुल के बाहर निकलेंगे तो पुल तो डैमेज है ना जी। हाँ, और लगातार पुनः जी हर साल बंद होता है पुल। और देखो, कुछ लोगों ने बताया है कि पुल पे ज्यादा भारी वाहन निकलेंगे तो पुल को पुनः दिक्कत आ जाएगी। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के बॉर्डर यूपी और एमपी के पुल पे खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ पे जो बड़े वाहन है वो इस पुल से गुजरते हैं। इस पुल से इस पार एमपी लग जाती है, इस पुल के उस पार यूपी लग जाती है। हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पे पुल पे गुजरने के बाद ओवरलोड वाहन जो भारी संख्या में यहाँ से गुजरते हैं तो पर पुल क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसको लेकर प्रशासन ने एक नियम भी यहाँ पे चलाया था। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा पास में आके इधर का थोड़ा व्यू दिखाएं कि जो उत्तर प्रदेश का जो नज़ारा है, हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं। जो उत्तर प्रदेश की सीमा है और उत्तर प्रदेश के इस पार एमपी की सीमा है, जो कि भिंड जिले में आती है। अभी प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही भिंड के डीएम साहब ने एक आदेश निकाला था कि ओवरलोड वाहनों को रोका जाए। इस कारण पिछले 1 साल के लिए एमपी का पुल जो था वो बंद भी कर दिया गया था, अब पुनः चालू हो गया है। अब देखने को ऐसा दिखता है कि अगर ओवरलोड वाहन बराबर निकलेंगे तो फिर पुल की क्या स्थिति होगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ आनंद कुशवाहा। मित्रों, में आज टीम यूपी की महाकुंभ पर्व, जो सनातन गर्व का प्रतीक है, इसके आयोजन के लिए आज जब मीडिया सेंटर का आरंभ हो रहा है, इस अवसर पर सबसे पहले आप सभी बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है इतनी उत्सुकता से
और इतनी देर से प्रतीक्षा के बावजूद आपके चेहरे पर प्रसन्नता है और एक सुकून जैसा एहसास मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 12 वर्ष के बाद महाकुंभ का आयोजन, और उसमें भी 144 वर्ष की वह शुभ मुहूर्त आए, वह सचमुच इस पूरी पीढ़ी के लिए जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस आयोजन के साथ जुड़े हों, उन सब के लिए सौभाग्य का विषय भी है और गौरव का विषय भी है। और ये हम लोग अपना सौभाग्य मानते हैं कि सनातन गर्व के प्रतीक महाकुंभ पर्व को आयोजित करने का सौभाग्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्रयागराज की इस पावन धरा पर आयोजित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब हम कुंभ की बात करते हैं तो यजुर्वेद एक बात कहता है, यत्र विश्वम भवत एक नीडम, यानी जहां संपूर्ण विश्व एक घोंसले के रूप में एकत्र होता हुआ दिखाई देता है। दुनिया की एक अस्थायी सिटी, सबसे बड़ी सिटी, और वो आपने यहां पर प्रयागराज के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर बस्ती भी देखी। अनुमान करिए कितना विस्तृत भूभाग है, कितना विस्तृत है। मैं अपराह्न में 2 बजे यहां पहुंच गया था और 2 बजे से 6:30 बजे तक अखाड़ों में अन्य 2-3 सेक्टर हैं, उनमें केवल एक औपचारिक संवाद के लिए मिलने के लिए गया था, व्यवस्था के बारे में जानकारी लेने के लिए गया था। मुझे 4.5 घंटे केवल 2 सेक्टर में लगे हैं और 25 सेक्टर में 10,000 एकड़ विस्तृत क्षेत्रफल में प्रयागराज का ये महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरा देश और पूरी दुनिया का हर वह व्यक्ति जो सनातन धर्म के प्रति, भारत और भारतीयता के प्रति सम्मान और गौरव की अनुभूति करता है, वह इस आयोजन का साक्षी बनने जा रहा है। इस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने अब तक जो व्यवस्थाएं की हैं, आपने देखा होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 13 दिसंबर को यहां पर आकर के कुंभ आयोजन के साथ ही, कुंभ का आयोजन सनातन आस्था का प्रतीक है, भारत की आस्था का प्रतीक है। इस आयोजन को पूरी भव्य रूप से आयोजित करने के लिए डबल इंजन की सरकार ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रयागराज के लिए दिया, उन सब को उद्घाटन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनका आशीर्वाद यहां प्राप्त हुआ था और एक प्रकार की औपचारिक शुरुआत उन्होंने उस दौरान की थी, संगम नोच पर पूजा करके। ये सभी कार्य श्रद्धालुओं के लिए अब समर्पित है। उन कार्यक्रमों के साथ आपने देखा होगा कि कैसे आस्था के इस महासमागम को हम सिटी डेवलपमेंट प्लान के साथ भी जोड़ सकते हैं। प्रयागराज के अंदर 2019 के कुंभ के दौरान भी इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य पहली बार लोगों को देखने को अवसर प्राप्त हुआ होगा, और जितना कार्य 2019 में हुआ
उससे दोगुने से अधिक कार्य 2025 के महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज सिटी के लिए भी और महाकुंभ का वह क्षेत्र जहां पर अस्थायी स्थिति बसी है उन सब जगहों पर भी कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ते हुए दिखाई दिए। और आज महाकुंभ के बहाने प्रयागराज का भी कायाकल्प हुआ है और प्रयागराज कुंभ भी अपने दिव्य और भव्य रूप में आस्था और आधुनिकता का एक महासमागम बनकर के नए भारत का दर्शन कर रहा है। भारत 140 करोड़ जनता तकनीक के प्रति कितनी आग्रही है, ये इस डिजिटल महाकुंभ के माध्यम से इस बार आने वाले श्रद्धालुओं को इस सब कुछ देखने को प्राप्त होगा। इस दौरान आपने देखा होगा कि कैसे कुंभ क्षेत्र में एक एक चीज को व्यवस्थित करने में पूरी टीम ने कार्य किया है, क्योंकि कुंभ का जो महाकुंभ का जो क्षेत्रफल है, ये पूरा क्षेत्र मां गंगा और यमुना के तट पर ही संपन्न होता है और आयोजन के लिए हम लोगों के पास दिसंबर तक का समय होता है। उससे पहले एक माह अधिक तक काफी बरसात थी, यानी जो बरसात 15 सितंबर तक पूरी हो चुकी होती वो 15 अक्टूबर तक नहीं, यानी हमारे पास कुल 2.5 महीने का समय था। और इस दौरान पूरे क्षेत्रफल को, नदियों के तटों को व्यवस्थित करना, उन्हें वहां पर कैंप लगाने और अस्थायी आश्रम स्थापित करने के लिए, उस प्रकार के अखाड़ों की स्थापना के लिए उस प्रकार की सुविधाओं से व्यवस्थित करना, 10,000 एकड़ से अधिक भूभाग को महाकुंभ के आयोजन के लिए तैयार करना, उसका मास्टर प्लान और लेआउट प्लान को फिर जमीनी धरातल पर लेकर के पेंटून ब्रिज कैसे तैयार होने हैं, चेकर प्लेट कैसे लगनी है, कैसे वहां पर पेयजल की व्यवस्था आदि पहुंचानी है, कैसे 70,000 से अधिक विद्युत के पोल स्थापित करने हैं और उन पे बिजली की व्यवस्था उनके साथ जोड़ करके देखनी है। एक एक कार्य को इन 2.5 महीनों के दौरान ये हमारी यहाँ की प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने जो महाकुंभ के आयोजन के साथ इस पूरे आयोजन को यहाँ पर आयोजित कर रही है, उन्होंने एक एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया और उसका परिणाम आज आपके सामने है। 30 के 30 पेंटून ब्रिज बनकर के तैयार हो गए। चेकर प्लेट 500 किलोमीटर से अधिक पूरी बिछाई जा चुकी है। 1.5 लाख शौचालय और 1.5 लाख से अधिक टेंटेज की व्यवस्था यहां पर की गई है। 25 सेक्टर बनाए गए हैं। इस पूरे क्षेत्र को जो 2019 में 19 के पहले जिन लोगों को भारत की आस्था के सम्मान के बारे में जो लोग उसकी कोई कीमत नहीं समझते थे, उन लोगों ने कुंभ को गंदगी का, अव्यवस्था का, भगदड़ का पर्याय बनाया था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी की स्वच्छ भारत मिशन के साथ से प्रेरणा लेते हुए उनके मार्गदर्शन में 2019 का कुंभ स्वच्छता के मानक पर एक नए प्रतिमान का प्रतीक बना था। न केवल कुंभ क्षेत्र बल्कि मां गंगा और यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी के संगम को भी इस बहुत शुद्ध जल उपलब्ध हो रहा था। और 2019 से भी बेहतर व्यवस्था 2025 के इस महाकुंभ के आयोजन के साथ यहां पर देखने को मिल रही है। 2024 में हम लोगों ने
2019 में यहाँ पर कुल 1,15,000 टॉयलेट बन पाए थे और इस बार यह 1.5 लाख से अधिक बनेंगे, बन चुके हैं। उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है और बहुत बेहतर तरीके से उन्हें आगे बढ़ाया जा रहा है। ऐसे ही सेक्टर की संख्या बढ़ाई गई, उसका विस्तार दिया गया। प्रयास किया गया है कि कुंभ क्षेत्र में संगम में स्नान करने के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को, जो अपने साधन से आएंगे, उन श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इसके लिए 500-550 से अधिक शटल बसेज परिवहन निगम ने लगाए हैं और 300 इलेक्ट्रिक बसेज भी यहाँ पे नगर विकास के द्वारा अतिरिक्त उपलब्ध कराई गई हैं। इसके अलावा ई रिक्शा और अन्य गोल्फ कार्ड आदि भी यहाँ पर उनकी सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए लगाए गए हैं और इसके लिए 5,000 एकड़ का भूभाग केवल पार्किंग के लिए ही आरक्षित किया गया है, जो संगम तट से 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित हैं, जिन्हें व्यवस्थित रूप से संचालित करने का दायित्व भी वहां पर दिया गया है। कुंभ स्वच्छ भी रहे, सुव्यवस्थित भी रहे और साथ साथ सुरक्षित भी रहे, इसकी भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। 56 थाने अतिरिक्त बनाए गए हैं। एक एक गतिविधि पे नजर रखने के लिए AI टूल के माध्यम से एक पे नजर रखी जा रही है। एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पर स्थापित हो चुका है। हर एक कार्य को बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित करते हुए पर्याप्त मात्रा में CCTV कैमरे का कवरेज भी दिया गया है। महाकुंभ के इस पूरे आयोजन के साथ देश भर से आने वाली और दुनिया भर से आने वाले आस्थावान श्रद्धालुओं के प्रति कोई समस्या न हो। वो संतों के सानिध्य में व्यवस्था को पूरी चाक चौबंद करने के लिए सरकार, स्थानीय प्रशासन, जनप्रतिनिधि और सभी जो भी सरकार से जुड़े हुए पक्ष हों या फिर स्थानीय स्तर पर विभिन्न संस्थाओं को जोड़ करके भी इसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य किया गया है और इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं। 13 अखाड़ों ने अपने आश्रम स्थापित कर लिए हैं। 13 अखाड़े स्थापित हो चुके हैं। दंडीवारा, खाक चौक, ये सभी व्यवस्थित रूप से यहाँ पे संचालित हैं। आचार्यवाड़ा, ये भी पूरी तरीके से इनकी गतिविधियां संचालित हो चुकी हैं। प्रयागवाल अपनी व्यवस्था को पूरी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ा रहा है। 25 से 30 लाख अल्पवासी भी यहाँ पर अगले 1 महीने तक, यानी माघी पूर्णिमा तक वे लोग प्रयागराज आएंगे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतिये नमः। श्री रामलला भगवान की, श्री रामलला भगवान की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। रामलला की विशेष पूजा शुरू हुई है। पुजारियों ने रामलला का पंचामृत अभिषेक किया। पहले दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से अभिषेक किया, फिर गंगा जल से नहलाया। इसके बाद रामलला का श्रृंगार किया गया। उन्हें पीताम्बर वस्त्र पहनाए गए। इसमें सोने के तारों से बुनाई की गई है। उनके मुकुट में हीरा जड़ा है। यूपी के CM योगी भी अयोध्या पहुंच गए। उन्होंने रामलला की पूजा की।
दिल्ली, हिमाचल समेत 10 राज्यों से लोग रामलला के दर्शन करने पहुंचे। राम मंदिर को विदेशी फूलों से सजाया गया है। मंदिर ट्रस्ट ने अंगद टीला पर जर्मन हैंगर टेंट लगवाए हैं। यहां पर 5000 श्रद्धालु रामकथा सुनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को इस मौके पर बधाई दी। उन्होंने कहा, राम मंदिर विकसित भारत की संकल्प सिद्धि में मदद करेगा। मंदिर ट्रस्ट के मुताबिक आज 2 लाख भक्त रामलला का दर्शन करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ पर 11 से 13 जनवरी तक उत्सव होंगे। इन 3 दिनों में वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। आम दर्शन सुबह 6:30 बजे से रात 9:30 बजे तक जारी रहेंगे। देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। 3000 ऐसे ही और घरों के निर्माण का काम कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। देश भली भांति जानता है कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया। लेकिन बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीबों के घर उनका सपना पूरा किया है। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था। लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और मैं आप सबको भी कहता हूं, आप जब भी लोगों के बीच जाएं, लोगों को मिले, और अभी भी जो लोग झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, मेरी तरफ से उनको वादा करके आना, मेरे लिए तो आप ही मोदी है। वादा करके आना, आज नहीं तो कल उनके लिए पक्का घर बनेगा, उनको पक्का घर मिलेगा। गरीबों के इन घरों में हर वो सुविधा है जो बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी है। यही तो गरीब का स्वाभिमान जगाता है, आत्मविश्वास बढ़ाता है, जो विकसित भारत की असली ऊर्जा है। और हम यहीं रुकने वाले नहीं हैं। अभी दिल्ली में करीब 3000 ऐसे ही और घरों के निर्माण का काम कुछ ही समय में पूरा होने वाला है। आने वाले समय में हजारों नए घर दिल्ली वासियों को मिलने वाले हैं।